म्यूट कर दिया सबको। अब अगर किसी का क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। एंड के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो हमारे जो डाटा एनालिसिस वर्कशॉप है बेसिकली, वो सबसे पहली बात तो डाटा एनालिसिस करना क्यों पड़ता है, ठीक है। कोई भी रिसर्चर है, कोई भी साइंटिस्ट है, जब वो अपना काम करता है तो उसके नतीजे में ये कंटेंट है बेसिकली हमारे कि हमें डाटा एनालिसिस क्यों करना पड़ता है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो मैंने एक लिंक आपसे शेयर किया था, शायद बड़ी मुश्किल से 5 या 7 लोगों ने देखा है, बाकी वहाँ पर कोई नहीं गया, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम समझेंगे कितने हैं जो ज़्यादा तो कॉमनली यूज़ होते हैं, और फिर प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिक्स 8.1 सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डाटा एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर जब रिसर्च करता है, उसके नतीजे में उसके पास डाटा की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है, और वहाँ से समझ नहीं आती कि इसका रिजल्ट क्या है। तो रिसर्च का रिजल्ट निकालने के लिए हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि रिसर्च क्यों करते हैं। रिसर्च करते हैं हम डाटा से, डाटा एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि रिसर्च का हमारे पास रिजल्ट आ जाए, ठीक है। एनालिसिस के बिना हम जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। उसके बाद है जी बेसिक टर्म्स। वो एनालिसिस की तरफ, प्रैक्टिकल एनालिसिस की तरफ जाने से पहले ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स हैं वो उनका मालूम होना चाहिए, कुछ डिज़ाइन है उनका पता होना चाहिए कि कौन सा डिज़ाइन लगेगा एनालिसिस करते वक्त। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, हो सकता है मेरी एंड पे इंटरनेट वीक हो या उनके एंड पर, तो ये पाकिस्तान है, इस तरह के इश्यूज चलते रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं। ये सबसे पहली जो चीज़ है वेरिएबल्स। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने स्टैट का कोर्स पढ़ा होगा, उनके इल्म में होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ जो चेंज होती है, ये तो कांस्टेंट नहीं है। दुनिया में बहुत ही कम चीज़ें कांस्टेंट है, बाकी सारा कुछ वेरिएबल, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लिखी है, एज, सेल, एक्सपेंडिचर, स्टडी आवर्स, मार्क्स, यील्ड, हाइट वगैरह, ये सारे वेरिएबल हैं। अब इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले एक टाइप है इनकी, उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज बनती हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसे वेरिएबल जिनको आप मैयर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टडी आवर्स हैं कि एक बंदा कितने घंटे पढ़ता है डेली, ठीक है। किसी भी इंसान की एज है या किसी जानवर की एज है, किसी क्रॉप की यील्ड है, ये सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और ऐसी स्टडी, ऐसी रिसर्च जिसके अंदर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स दिए जाएं उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारी अप्लाइड साइंसेज में क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होती है। उसके बाद है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। सोशल साइंसेज वाले ज़्यादातर ये वाली क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। उनके अंदर वेरिएबल्स, जेंडर हो गया, जैसे नेचर ऑफ सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। लाइकनिंग के आप किसी चीज़ को कितना लाइक करते हैं, वो आपने देखा होगा अक्सर सर्वेज या इंटरव्यू बेस्ड परफॉर्मा होता है रिसर्च के लिए, उसके ऊपर लिखा होता है कि एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, ठीक है। वो बेसिकली ये वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस अपनी वर्कशॉप के अंदर। हम सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। इसी तरह कलर है, स्किन का कलर है, किसी क्रॉप का कलर है, सीड का कलर है, ग्रोथ हैबिट है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। और इन जो इस तरह की रिसर्च होती है जिसके अंदर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो, उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर भी ये खास तौर पर जो एक्सटेंशन वाले हैं उनकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है मोस्टली। तो उसका एनालिसिस का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट यूज़ होता है जिसको हम SPSS कहते हैं। इस वर्कशॉप के अंदर उसको हम इग्नोर करेंगे, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर बात करेंगे जो ज़्यादातर अप्लाइड साइंसेज के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। अब एक और कैटेगरी है वेरिएबल्स की, उसके अकॉर्डिंग भी दो ही टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो भी साइंटिस्ट या रिसर्चर काम करना स्टार्ट करता है तो कुछ वेरिएबल्स उसके अपने इख्तियार में होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको वो खुद चेंज करता है। कुछ उसके इख्तियार में नहीं होते, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है तो उसकी वजह से जो वेरिएबल चेंज होता है वो डिपेंडेंट है। तो इसको मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है, if we want to estimate the student marks on the basis of study hours, IQ level, parent education level, हम चाहते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को एस्टिमेट करना किसकी बेस पर कि वो कितना पढ़ता है, उसका IQ लेवल कितना है, उसके पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी है। तो इस एग्जांपल के अंदर जो स्टूडेंट के अपने मार्क्स हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, उसके पढ़ने के घंटों पर, स्टडी आवर्स पर, उसके IQ लेवल पर और पेरेंट की एजुकेशन लेवल के ऊपर। ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में अगर हम देखें, इफ वी वांट टू एस्टिमेट द सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर इनकम एंड एजुकेशन लेवल, तो यहाँ पर सेल डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि उस कमोडिटी की प्राइस, उसके एक्सपेंडिचर्स, कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर का एजुकेशन लेवल जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। मोस्टली ये एक्चुअल ये स्टैट की टर्म है, जबकि हम प्रैक्टिकली रिसर्चर या साइंटिस्ट या स्टूडेंट जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म यूज नहीं करते। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ट्रीटमेंट्स कहते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा बेसिकली ट्रीटमेंट होता क्या है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको ज्यादातर पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो टर्म्स थी जिनका मैंने आपसे लिंक शेयर किया था, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, आप सबको पता है क्या होता है, कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी तरीकाकार जिसके थ्रू हम कोई इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी प्लानिंग। ट्रीटमेंट क्या है, अ प्रोसीजर हुज इफेक्ट ऑन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज टू बी मेजर्ड, जिस चीज को आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिस चीज का आप इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। जैसे ऊपर हमने बात की थी कि अगर हम सेल के ऊपर प्राइस का इफेक्ट, एक्सपेंडिचर्स का इफेक्ट, कंज्यूमर इनकम का और कंज्यूमर के एजुकेशन लेवल का चेक करना चाह रहे हैं, तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो ट्रीटमेंट्स को हम टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है फैक्टर। यूजुअली स्टडीज में हम एक फैक्टर को स्टडी करते हैं, लेकिन बाद ऐसी स्टडीज होती है हम एक से ज्यादा फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल में मैं समझाता हूँ। उसके बाद है लेवल। हर फैक्टर का लेवल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो आप किसी क्रॉप के ऊपर नाइट्रोजन एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम या एक बैग, दो बैग, तीन बैग पर एकड़। तो उसके जो लेवल्स हैं, एक बैग, दो बैग, तीन बैग, ये बेसिकली उसके लेवल है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम ये भी डिटरमन करता है हम स्टडी कैसे और क्या करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन अप्लाई करते हैं। उसके बाद है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन की टर्म बहुत ज़्यादा, ये तीन चार टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती हैं आपको स्टैट पढ़ते वक्त भी और रिसर्च करते वक्त भी। एक ट्रीटमेंट की, एक रैंडमाइजेशन की, एक रेप्लिकेशन की और एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की। अच्छा, ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया जिसका आप इफेक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं। रैंडमाइजेशन का ये मतलब होता है कि आपके जितने भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं हर एक को इक्वल चांस हो कि उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट अप्लाई हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंसानों के ऊपर कोई मेडिसिन टेस्ट करना चाह रहे हैं, 20 पेशेंट्स हैं आपके पास और आप उनको मेडिसिन देना चाह रहे हैं। अब वो 20 पेशेंट में हर पेशेंट को इक्वली अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि कोई भी मेडिसिन उसके हिस्से में आ सकती है, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट उसके हिस्से में आ सकता है, तो हम उसको कहेंगे कि रैंडमाइज्ड है हमारे जो स्टडी मटेरियल है। अगर रैंडमाइजेशन नहीं होगी तो ना तो स्टैट के लाज उसके ऊपर अप्लाई होते हैं और ना ही वो रिसर्च अथेंटिक कंसिडर की जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है एप्लीकेशन। तो साइंस एक दफ़ा की हुई चीज़ को मानती नहीं, ठीक है, हमेशा आपको रेप्लिकेट करना पड़ता है हर चीज़ को। अगर आपको याद हो मैट्रिक के इंटर के अंदर प्रैक्टिकल हम पढ़ते थे, एंड पे लिखा होता था कि एक्सपेरिमेंट रिपीट द 3 टाइम्स एंड टेक एवरेज रीडिंग। तो कम से कम 3 रेप्लिकेशन जरूरी है हर एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एरर। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, स्टैट के अंदर वाले चैप्टर के अंदर एक्सपेरिमेंटल एरर की जो वेरिएशन होती है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर। अब एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, जिसके ऊपर आप अपने ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं। वो एक इंसान हो सकता है, वो एक पौधा हो सकता है, वो एक प्लाट हो सकता है, वो एक टेस्ट ट्यूब हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंसान का एक्सपेरिमेंटल यूनिट 5 पेशेंट भी हो सकते हैं। यूजुअली हमारे एग्रीकल्चर में छोटे छोटे प्लाट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ठीक है। अगर हम ऑर्चर्ड में जाएं तो एक पौधा या दो पौधा एज वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट कंसीडर होते हैं। इसको हम स्टैट में एन से डिनोट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स अगर हमने टोटल देखने हो कितने आएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में,
तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, आर को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट निकल आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जिनका आपको पता होना चाहिए, फिर हम रिसर्च में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एनालिसिस भी हमें समझ आ जाए। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आगे लिखी है। सपोज वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हमें कहाँ से पता चलेगी, या मार्क्स से या सीजीपीए से। तो ये उसके डिपेंडेंट वेरिएबल है या पैरामीटर्स यूजुअली हम कहते हैं। फॉर दिस पर्पज वी यूज 4 टीचिंग टेक्निक्स। व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया स्टूडेंट्स को, मल्टीमीडिया से पढ़ाया, व्हाट्सएप से पढ़ाया, जूम से पढ़ाया। ठीक है, 4 ट्रीटमेंट्स है हमारे पास जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे कंट्रोल में, इनको हम खुद चेंज कर रहे हैं। इनके चेंज करने से आगे क्या चेंज हो रहा है, स्टूडेंट के मार्क्स या सीजीपीए, यानी उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो रही है। परफॉर्मेंस हम जज कर रहे हैं उनके मार्क्स से या उनकी सीजीपीए से। ठीक है, वेयर T1 एंड T2 फेस टू फेस क्लासेस, व्हाइट बोर्ड और मल्टीमीडिया फिजिकल क्लासेस है, जबकि व्हाट्सएप और जो जूम है वो ऑनलाइन क्लासेस है। अंडर ईच मेथड वी कंसिडर 4 स्टूडेंट्स, यानी एक स्टूडेंट को हमने व्हाइट बोर्ड से नहीं पढ़ाया, 4 को पढ़ाया है। 4 कोई मल्टीमीडिया से, 4 कोई व्हाट्सएप से, 4 कोई जूम से, यानी हमने रेप्लिकेशन 4 रखी है। इन दिस एग्जांपल टीचिंग मेथोडोलॉजी इज अ फैक्टर, तो ये एक फैक्टर है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी को हम पढ़ना चाह रहे हैं। वाइल डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आर द ट्रीटमेंट्स एंड 4 एप्लीकेशंस। पी भी 4 है, आर भी 4 है, तो एन कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई विद 4, 16 एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी हमें टोटल 16 स्टूडेंट्स चाहिए, फिर ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट हो सकेगा। ठीक है, जबकि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल या जिसको रिस्पॉन्स वेरिएबल या जिसको हम कॉमनली पैरामीटर कहते हैं, वो हमारे हैं मार्क्स स्टूडेंट्स के या उनकी सीजीपी। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है, suppose we want to test the effect of medicine on recovery rate or recovery time. For this purpose we use 5 doses of medicine। तो टैबलेट है, ठीक है, उसकी हमने मुख्तलिफ डोजेज सुजेस्ट की हैं, 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम। सपोज ईच डोज ऑफ मेडिसिन इज गिवन टू 6 पेशेंट्स। ठीक है, इन दिस एग्जांपल मेडिसिन इज अ फैक्टर व्हाइल डिफरेंट डोजेज आर द ट्रीटमेंट्स। 5 ट्रीटमेंट है, हर एक ट्रीटमेंट हमने 6 लोगों को देना है, तो 6 एप्लीकेशन है। टोटल हमें कितने लोग चाहिए, 30। अब अगर इसी इसी स्टडी के अंदर हम ये भी देखना चाहें कि मेडिसिन का जेंडर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर मेडिसिन के ऊपर एज ग्रुप का लिखा होता है, बच्चों को इतनी दें, बूढ़ों को इतनी दें। ठीक है, कुछ मेडिसिन के ऊपर जेंडर का भी लिखा होता है, तो वो हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। फिर एक ही स्टडी के अंदर हम 2 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। एक फैक्टर हो जाएगा हमारा मेडिसिन, दूसरा हमारा फैक्टर हो जाएगा जेंडर या एज ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर क्या है, उनका रिकवरी टाइम या रिकवरी रेट। यूजुअली एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं हमारे। आप जब तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो हमारे एग्रीकल्चर के तो बाज़ दफ़ा 20-20, 30-30 पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है हर स्टडी के ऊपर और हर फील्ड के ऊपर। अब आ जाए तीसरा जो हमारा कैटेगरी थी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। ठीक है, बेशुमार एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं, यहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा फेमस हैं और कह लें कि 90% यही यूज़ होते हैं। सबसे पहले डिज़ाइंस, ये कौन सा डिज़ाइन लगना है हमारा डिसाइड करेगा कि हमने कितने फैक्टर स्टडी करने हैं। सिंगल फैक्टर, उसको बेसिक डिज़ाइन भी कहते हैं, या हमने 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स स्टडी करने हैं। बहुत कम रिसर्चर हैं जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को एक ही एक्सपेरिमेंट में स्टडी करते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक फैक्टर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर। ठीक है, 3 मैंने बहुत कम देखे हैं, शायद आप में से किसी ने 4 देखे हो, लेकिन मैंने अभी तक अपने कैरियर के अंदर 4 फैक्टर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी होते नहीं देखे। ठीक है, रिसर्च इतना कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, वो एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर लेता है। ये पीएचडी के स्टूडेंट्स के अक्सर होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा बना लेते हैं, फैक्टर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 1 या 2 ही रखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल फैक्टर हमने स्टडी करना है या एक से ज़्यादा फैक्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर को हमने स्टडी करना है तो फैक्टोरियल डिज़ाइन लगेगा। तो जब सॉफ्टवेयर मैं ओपन करूँगा तो आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, वहाँ हमें डाटा इंसर्ट करके सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमने डिज़ाइन कौन सा लगाया था। ठीक है, फिर ही एनालिसिस होता है वहाँ। तो चाहे सिंगल फैक्टर हो चाहे डबल, उसके बाद नीचे हमने फिर से सिलेक्ट करना होता है। ये 3 बेसिक डिज़ाइन यूज होते हैं, इनमें से भी 2 ज़्यादा यूज होते हैं, CRD, RCBD और लैटन स्केयर डिज़ाइन। CRD स्टैंड फॉर कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन,
RCBD स्टैंड फॉर रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, और तीसरा है लैटेंट स्केयर डिज़ाइन। ये भी कम ही यूज़ होता है, ज़्यादातर ऊपर वाले ही दो यूज़ होते हैं। अब ये कब लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि CRD कब लगेगा और RCBD कब लगेगा। अगर यहाँ ये हमें समझ आ जाए तो फिर हम समझे कि एनालिसिस हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि आगे तो सॉफ्टवेयर है, हमने सिर्फ क्लिक करना है, सारा काम हो जाएगा। CRD तब लगेगा अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो इंटायरली होमोजीनस हो, उनमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस ना हो। और RCBD तब लगेगा अगर उनमें कोई एक डिफरेंस आ रहा हो, वन वे हेट्रोजीनस हो। और लैटेंट स्केयर तब लगेगा अगर टू वे हेट्रोजीनियस हो। एग्जांपल की मदद से मैं समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स ज्यादातर पता क्या कहते हैं जी, लैब के एक्सपेरिमेंट में CRD लगेगा, फील्ड के एक्सपेरिमेंट में RCBD लगेगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। लैब में भी RCBD लग सकता है और फील्ड में भी CRD लग सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया CRD कब लगना है, जब आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट होमोजीनियस हो, उनमें कोई डिफरेंस ना हो। अगर आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट में कोई एक डिफरेंस आ रहा है, कोई कहीं पर हेट्रोजेनेसिटी आ रही है, तो फिर RCBD लगेगा। और अगर दो तरह की हेट्रोजेनेसिटी आ रही है तो फिर लैटेंट स्केयर डिजाइन लगेगा। तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है जी, ये एग्जांपल वही ऊपर वाली है कि हम टीचिंग मेथोडोलॉजी को स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और अब यहाँ पर अगर आप देखें, जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि चार हमारे पास डिफरेंट टीचिंग के मेथड हैं। ठीक है जी। और हर व्हाइट बोर्ड पे भी हम चार स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, मल्टीमीडिया पे भी चार स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी, जूम पे भी। अगर मैं कहूँ कि ये टोटल हमने देखा था 16 स्टूडेंट बनते हैं, 16 के 16 स्टूडेंट की एज भी सेम है, उनका IQ लेवल भी सेम है, उनकी जेंडर भी सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस है, उनमें कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है। तो यहाँ पर हम CRD डिज़ाइन लगाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि उनके अंदर कोई एक वेरिएशन है, फर्ज करें इनकी जेंडर की वैल्यूशन, ठीक है, कुछ उनमें से मेल है, कुछ उनमें से फीमेल है, तो फिर हम CRD नहीं लगा सकते। उनमें हेट्रोजिनोसिटी है, हम RCBD लगाएंगे। अगर उनके अंदर दो तरह की वेरिएशन, एक जेंडर की भी वेरिएशन है, दूसरी उनके IQ लेवल की भी वेरिएशन है, कुछ बहुत ज़्यादा लायक है, कुछ ना लायक है, ठीक है, या एज ग्रुप की वेरिएशन है, कुछ बहुत छोटा एज ग्रुप से हैं, बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, कुछ बड़े एज ग्रुप के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। ठीक है, तो फिर टू वे हेट्रोजेनेसिटी आ गई, फिर हम लैटेंट स्केयर डिजाइन लगाएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर अब इस एग्जाम्पल के अंदर फैक्टर एक ही है, एक ही फैक्टर हम स्टडी करना चाह रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी का। फैक्टर कैसे ज्यादा होते हैं वो आगे मैं जाके डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर है, अगर सारा कुछ सेम हो तो CRD लग जाएगा। सब्जेक्ट भी उन्होंने सेम पढ़ना है, यहाँ पर सब्जेक्ट और मेजर की एग्जांपल लिखी है, मैंने आपको बता दी है उनकी एज ग्रुप के हवाले से या जेंडर के हवाले से। ठीक है, अगर उनका सारा कुछ सेम हो, एक्सपेरिमेंटल यूनिट सेम है तो CRD लगा देंगे। अगर एक्सपेरिमेंटल यूनिट में कोई वेरिएशन आ रही है तो RCBD लगा देंगे। अगर टू वे वेरिएशन आ रही है तो लैटेंट स्केयर डिजाइन लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फील्ड के अंदर वीट का कोई ट्रायल लगाना चाह रहे हैं, गंदम का, और अगर आपकी फील्ड का लेवल भी सेम है, उसको पानी भी सेम मिलता है, किसी साइड पर शेड भी नहीं आती, कोई उसकी साइड रोड को भी टच नहीं करती, सारा एरिया बिल्कुल सेम है, फर्टिलाइजर सेम है, तो वहां पर आप CRD अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट सेम है। लेकिन अगर सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट सेम नहीं है, कि किसी एक साइड पर रोड लगता है या किसी एक साइड पर वाटर चैनल है, वहां से पानी ने एंटर होना है, तो पानी आगे जमीन लेवल नहीं है, बिल्कुल इक्वली नहीं सबको मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये वन वे हेट्रोजेनेसिटी है, वेरिएशन आ रही है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर, तो फिर आप RCBD लगाएंगे। या आपने जो प्लॉट बनाया है उनके ऊपर किसी एक तरफ से शेड आ रहा है, कोई दरख्त लगा हुआ है, उसको आप काट नहीं सकते। ठीक है, अगर दो तरफ से वेरिएशन आए कि एक साइड पे रोड भी लग रहा है और दूसरी तरफ से उसको लेवल में भी इशू है, फिर आप वहां पर लैटेंट स्केयर डिजाइन लगाएंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल से हटके मैंने आपको स्टूडेंट्स वाली भी एग्जांपल दे दी, इसी तरह मेडिकल के अंदर भी ये फिट हो सकती है। जितनी भी अप्लाइड साइंसेज हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जोलॉजी है, एग्रीकल्चरल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज हैं, अगर उनकी स्टडी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आप ये वाले डिजाइन लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन आ गया है जी कि 10 मिनट रह गए हैं आपकी 40 मिनट पूरे होने में। तो अगर क्लास
लिंक टूट जाए तो दोबारा से आपने उसी पे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि 40 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने प्रैक्टिकली एनालिसिस की तरफ जाना है। तो बेहतर ये है कि मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि एनालिसिस हमारा उसी के अंदर एक ही सेशन में कंप्लीट हो जाए। मैं मीटिंग को एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें।